हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दिनेश दादीज, टीम केमिस्ट्री सीएलसी। सीएलसी जो कि हमेशा अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, अपने 30 वर्ष से लगातार आपको नवाचार प्रोवाइड कर रहा है, नवाचार दे रहा है आपके सिलेक्शन में और आपकी रैंक इंप्रूव करने में आपकी हमेशा हेल्प करता रहा है। चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे बिफोर कोरोना हो, चाहे कोरोना के बाद में हो, आप लोगों के लिए सीएलसी हमेशा तत्पर रहता है। तो इसी नवाचारों में सीएलसी आपको जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल करवा रहा है। इसमें सीएलसी का एक मार्गदर्शन आप लोगों के लिए रहेगा कि आप इन पीवाईक्यू को सोल्व करते हैं तो आने वाले क्वेश्चंस देखा जा रहा है, चाहे जेई मेन हो चाहे नीट हो, इन पीवाईक्यू के आसपास ही आ रहे हैं। तो वो आपका सिलेक्शन श्योर करने में और रैंक को इंप्रूव करने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2020 पेपर सेकंड को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है, सेक्शन ए है जिसमें अपने पास मोर देन वन करेक्ट है, 4 क्वेश्चंस है, 1 और मोर ऑप्शन करेक्ट है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स आर करेक्ट गिवन रिएक्शंस, पी नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बात करते हैं। टी हाफ का पी नॉट के साथ ग्राफ गिवन है और टी हाफ का पी नॉट के साथ ग्राफ गिवन है। तो देखना इस ग्राफ में क्या होता है। अगर हम ये बात चेक करते हैं तो कौन से टाइप की रिएक्शंस है, ये SN1 टाइप की रिएक्शन है। सबस्ट्रेट 3 डिग्री है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो SN1 टाइप की रिएक्शन है। SN1 टाइप की रिएक्शंस में क्या होता है, R इज इक्वल टू K और सबस्ट्रेट यानी R इज इक्वल टू K P की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो ग्राफ फॉलो करते हैं उनको हमें चेक करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर यानी पी की पावर 0, पी नोट की पावर 0, पी नोट पे डिपेंड नहीं करता है। तो टी हाफ का ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा ही स्ट्रेट लाइन आना चाहिए और ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमें पी नोट के साथ क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन। तो R इज इक्वल टू के पी नोट की पावर 1 आनी चाहिए और पी नोट के क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। पी नोट के क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। थर्ड, Q अपॉन P। अगर हम इसे कहते हैं ये A था, ये डैश, ये 0, ये A माइनस एक्स और ये कितना हो गया, x हो गया अपने पास। तो x की वैल्यू कितनी आती है, a अपने पास कितना होगा, लिख देते हैं a नोट। x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x किसके इक्वल होगा, a नोट माइनस x किसके इक्वल हो जाएगा, a नोट e की 1 माइनस e की पावर 1 माइनस e की पावर kt हो जाएगा, दोनों का रेशो। तो कैलकुलेट करते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से नहीं आएगा, ग्राफ किस तरह से आएगा, इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा। और इस ग्राफ में ln kt इज इक्वल टू ln अपने पास क्या हो जाएगा, p नोट अपॉन p। तो यहां से kt इज इक्वल टू ln p नोट अपॉन p कैसा ग्राफ आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। कैसा हो जाएगा, kt माइनस ln p अपॉन पी नोट, ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला भी करेक्ट नहीं होगा, ओनली कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, फॉर द गिवन रिएक्शन पाथ विल बी द SN1, द रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। इनिशियल रेट पी नोट कर्व विल बी द स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। थर्ड चेक करते हैं, ए नोट था, एटी था, x इज इक्वल टू 1 माइनस kt, ग्राफ इस तरह से आना चाहिए। ऑप्शन डी में नेगेटिव स्लोप आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास, ओनली ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके। सेकंड बात करते हैं। अच्छा, सेक्शन 6 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन चेक करते हैं। पहले ग्राफ करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m वीक बेस
is titrated with 0.1 of strong acid HA. The variation of the pH solution volume HA is added in the figure below. What is the pKb of the base? Dear students, आप इसमें अपने पास कोई भी एक वीक बेस है B, वीक बेस B में आप क्या ऐड कर रहे हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप HA ऐड कर रहे हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड कर रहे हैं? HA ऐड कर रहे हैं। ठीक है, B प्लस HA रिएक्शन करेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, सॉल्ट बनेगा प्लस H2O बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ये A हो, ये ऐड कर रहा है, ये 0 हो गया, ये A/2 हो गया, ये डैश, ये A/2, तो अपने पास क्या बन गया? बफर बन गया। तो बफर के लिए pH इज इक्वल टू होता है, POH इज इक्वल टू होता है pKb प्लस log salt अपॉन बेस। अब हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट यहां 3 पे, ये अपने पास क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ इक्विवेलेंट 3 पे, हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट हो जाएगा। ये 3 पे क्या हो जाएगा? 3 पे अपने पास हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में A0 था 0, BH और A माइनस, हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट, POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? pKb हो जाएगा। कितना आंसर करेक्ट हो जाएगा? 3 ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं नेक्स्ट। लिक्विड A एंड B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। दो लिक्विड है A एंड B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशन A and B at 25 degree centigrade. Two solution with the 0.25 mole fraction of A and total vapor pressure is 0.3 and 0.4 bar respectively. Solution से related है dear students, तो हम ये कह सकते हैं PT is equal to PA0 XA plus PB0 XB। ठीक है, P टोटल अपने पास कितना दे रखा है? वेपर प्रेशर इज 0.3 बार, 0.3 बार दे रखा है, PA0 पता नहीं है, और XA कितना हो गया? XA अपने पास 0.25, 0.25 हो गया, तो XB कितना हो गया? 0.75 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, सेकेंड टाइम कितना हो गया? 0.4, और PA0 दे दिया है, पता नहीं है, और PB0 कितना दे दिया है? ये अपने पास दे दिया 0.5, तो इसका भी 0.5 प्लस PB0 भी लिख देते हैं, और ये भी 0.5। यहां से सोल्व कर लेंगे PB0 की वैल्यू। अपने पूछा क्या है? लिक्विड इन प्योर स्टेट, तो PB0 की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं, और देखो PB0 की वैल्यू सोल्व कर रहे हैं तो 0.2 बार अपने पास आंसर आ रहा है। ये 0.2 बार अपने पास आंसर आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.2 बार इसका आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द फिगर बिलो द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस ऑफ H2 molecule in the electron ground state. What is the value of the net potential energy E0? What is the value of net potential energy E0 as indicated in the figure in kilojoule per mole for the D is equal to D0, at which the electron repulsion and the nucleus repulsion energy are absent. As reference, the potential energy of the H atom taken as 0 when its electron and nucleus are infinity apart. अवोगाद्रो नंबर स्टूडेंट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का अगर जब ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी क्या कैंसिल आउट कर दिया है, न्यूक्लियस का रिपल्सन भी कैंसिल आउट। तो कौन सा रिपल्सन, केवल अट्रैक्शन या रिपल्सन इंक्लूड करना है? न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी है वो अपने को कंसीडर, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, कंसीडर करना है। मतलब बोहर एटॉमिक मॉडल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल में कौन अप्लाई होता है? इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस इंटरेक्शन ही केवल एप्लीकेबल होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस रिपल्सन इज नेग्लिजिबल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ओवन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस फॉर पर हाइड्रोजन एटम 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने किसमें कर लिया? जूल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक हाइड्रोजन एटम के लिए इतनी आ गई। अगर 2 हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो 2 हाइड्रोजन एटम के लिए ये आ जाएगी, केवल मल्टीप्लाई करना है, और एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी आ जाएगी,
अपने पास कितनी हो जाएगी, -5 to 48.88 किलो जूल। सिंपल सी बात दे रखी है, तो माइनस अपन बोल सकते हैं अपने पास कितना, -5 to 48.44, -5 to 48.44 किलो जूल अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Tin is obtained from the cassiterite by the reduction of the coke. Use the data and determine the coke would take place। और अपने को क्या डिटरमाइन करना है, रिडक्शन के लिए एंथैल्पी और एंट्रोपी पे निर्भर नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसिटेराइट की रिएक्शंस कोक के साथ करवाएंगे तो टिन हमें मिलेगा। ये कैसिटेराइट है, इसकी रिएक्शन कोक के साथ करवा दी तो टिन हमें मिल गया। डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ टिन। तो हमने डेल्टा एच यहां से कैलकुलेट कर ली, ये वैल्यू अपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SnO2 दी, SnO2 कैसिटेराइट दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस दिया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, प्योर सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रिएक्शंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिएक्शंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट की, ये आ गया। अब हमें डेल्टा एस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एस रिएक्टेड। तो बिल्कुल ये वैल्यू अपन ने पुट की और डेल्टा एस रिएक्शन इक्वल टू SN प्रोडक्ट में CO2 SnO2 और S, ये वैल्यू पुट की और हमने ये कैलकुलेट कर ली। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा जी कितना होना चाहिए, डेल्टा जी 0 होना चाहिए। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस 0। तो टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 935 केल्विन होना चाहिए। T इज ग्रेटर देन 935 और लिमिटेड कितना हो जाएगा, 935 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आंसर हो जाएगा 935 के बाद। ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m Zn saturated with 1 m H2S, what is the minimum molar concentration of H plus required to prevent the precipitation of Zn? Dear students, यहां Zn है, Zn के लिए हम बात करें तो ये Zns होता है, Zn किसमें जाएगा, Zns में। Zns के लिए KSP होता है Zn +2 + S-2, ये अपने पास KSP हो जाएगा। इसको हमें प्रेसिपिटेट करना है कितने, तो Q बराबर KSP मान सकते हैं, Q इज इक्वल टू फॉर लिमिटिंग KSP मान सकते हैं। तो अपने पास Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Zn +2 और क्या हो गया S-2। तो यहां पे Q की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 1.25 इंटू 10⁻22 इज इक्वल टू Zn की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05। यहां से S-2 की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो S-2 की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 1.25 इंटू 10⁻22 अपॉन 0.05। अब यहां से H2S के लिए नेट दे रखा है 2H प्लस S-2। तो यहां पे K इज इक्वल टू हो गया अपने पास K नेट इक्वल टू K हो गया H प्लस का स्क्वायर S-2 अपॉन क्या हो गया H2S। तो डियर स्टूडेंट्स ये दे रखा है अपने पास 10⁻21। H प्लस हमें कैलकुलेट करने हैं, S-2 की कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1.25 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 10⁻22 और H2S की कितनी दे रखी है, H2S अपने को कांस्टेंट कर रखा है और H2S 0.1 m दे रखा है 0.1 m। यहां से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके pH कैलकुलेट कर लेंगे। देखना डियर स्टूडेंट, ZnS S-2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, H2S के लिए कैलकुलेट किया और H प्लस कैलकुलेट करके H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की तो ये 0.2 m आ रही है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 0.2 m अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन बात करेंगे 2020 पेपर एडवांस सेकंड पेपर के लिए बात करेंगे इनऑर्गेनिक के लिए। बात करते पहले द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ
I1, I2, I3 और 4 एटम विल विद एटॉमिक नंबर n, n+1, n+2 एंड n+3, whereas n की वैल्यू कितनी दे रखी है? लेस देन 10 दे रखी है। ठीक है, तो अपने बताना है लेस देन 10 9 ले सकते हैं। देखो इसमें सबसे ज्यादा आईपी किसकी है? इसमें सेकंड सबसे ज्यादा आईपी इसी की है, मतलब ये क्या रहा होगा? इनर्ट गैस रहा होगा। अगर ये इनर्ट गैस है, मान लो नियोन मान लेता हूं, लेस देन 9, तो ये कितना रहा होगा? 9 रहा होगा। क्या ये सोडियम बैठ रहा है? बिल्कुल, इसके IP1 और IP2 के बीच में डिफरेंस क्या है? काफी डिफरेंस है, तो ये क्या रहा होगा? सोडियम रहा होगा। फिर इसमें देखते हैं, फिर ये क्या रहा होगा? मैग्नीशियम रहा होगा, क्योंकि IP1 और IP2 में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, आगे कहीं डिफरेंस ज्यादा रहा होगा, यहाँ डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम। तो अपने ने इसने अपने को किसकी वैल्यू पूछी है? एन की वैल्यू पूछी है। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, करें निम्नलिखित यौगिकों को उनके द्रव अवस्था में मानते हुए विचार कीजिए। जब एक अवक्षेपित कंद को उसके प्रवाह के पास लाया जाता है तो इसमें कितने नीचे दिखे? मतलब चार्ज है, ये इसमें चार्ज है। चार्ज है तो इसमें कोई चार्ज है तो एक डायपोल मोमेंट जो रखेगा पोलर होगा, वो इसकी ओर विचलित, इससे विचलित होगा, जबकि पोलर नहीं होगा, वो इससे विचलित नहीं होगा। तो इनमें पोलर को इतने जने हैं बेटा, देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है। तो कितनी हो गई अपने पास? 1 2 3 4 5 और 6। तो अपना आंसर आ गया 6 जो होंगे इससे विचलित होंगे, और बाकी जो नॉन पोलर होंगे विचलित नहीं होंगे। नॉन पोलर कौन कौन है? ये और ये नॉन पोलर है, तो अपना आंसर आ जाएगा 0 6। नेक्स्ट बात करते हैं, acidified solution of potassium chromate was laid with the equal volume of the amyl alcohol when it is shaked with the addition of the 1 ml of 3% H2O2। बेटा ये फेमस रिएक्शन है CrK2 से पोटेशियम क्रोमेट K2 CrO4 की रिएक्शन में किससे कराता हूं? H2O2 से कराता हूं। एमाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में कराता हूं, तो अपन यहां पर क्या बनता है? कंपाउंड बनता है 6 ऑक्सीडेशन स्टेट का, क्या बनता है? CrO5 बनता है। ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, C डबल बॉन्ड O और O। इसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू क्रोमियम थ्रो ओनली सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से ये बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ और ये बंधा हुआ, तो आंसर आ गया अपना 0.4। एक प्रयोग में नीचे दिए गए चित्र 1 के अनुसार एक पात्र में एक यौगिक X है कि m ग्राम की तुला में रखा गया है। एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उस पलड़े पर जिस पर X रखा हुआ का विस्थापन यौगिक X के अनुसार या तो अर्धमुखी या अधोमुखी होता है, सही कथन का चयन कीजिए। ये 3 बेटा दिए गए हैं, तो कंपाउंड के देखते हैं। बेटा रिपल्शन कौन करेगा? जो प्रतिचुंबकीय होगा। अट्रैक्शन कौन करेगा? जो अणुचुंबकीय होगा। ठीक है, H2O क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन टू अपवर्ड, ऊपर की ओर जाएगा, रिपल्शन करेगा, बिल्कुल ऊपर की ओर रिपल्शन करेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट बात करें, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है इफ X इज K4, यहां पर बेटा क्या है? प्लस, इस पर +2 आ गया, इस पर -4 है, +2 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी कैसा आएगा? डायामैग्नेटिक आएगा। कह रहा है अपवर्ड की ओर जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कह रहा है इफ X इज O2 डिफ्लेक्ट ऑफ द पेन इन डाउनवर्ड, O2 कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। तो ये नीचे की ओर खींचेगा इसको। इफ X इज C6H6 इज डिफ्लेक्ट टू द डाउनवर्ड, यहां डाउनवर्ड नहीं आएगा, अपवर्ड जाएगा, क्योंकि ये भी कैसा होता है बेटा? डायामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा A, B एंड C। नेक्स्ट बात करते हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के संदर्भ में सही कथन है। बेटा ये सारी बातें एकदम बिल्कुल राइट है, क्योंकि एनसीईआरटी से लिए गए हैं। देखो NaAlOH का होल फॉर्म में CO2 पास करते हैं तो Al2O3.2H2O का फॉर्मेशन होता है। इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड एलुना बोलते हैं। दूसरे में कहता है Na3AlF6 मेल्ट एज लोअर टेम्परेचर एंड डिसोल्व Al2O3 इन इट्स मेल्ट। ये इसको टेम्परेचर क्या करते हैं? लो कर देते हैं। यहां पर ये एनोड दे रखा है, और इसमें अपन बात करें प्रोटो इलेक्ट्रोलाइटिक स्टील वेसल्स का यूज किया जाता है। इसमें यही चारों बातें अपने को लिख रखी है, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें A, B, C एंड D। इसमें बात करते हैं, क्या रहा है? निम्नलिखित में सही कथन की चयन कीजिए। Sn+2 में, Sn+2 में क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल राइट बात है ये। SnO2 रिएक्ट विद KOH, ये बेटा एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक किससे रिएक्शन करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इससे रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, सोडियम स्टेनेट बनता है। ये क्या बनता है? पोटेशियम स्टेनेट का फॉर्मेशन होता है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, K2SnO3 का फॉर्मेशन लिख भी सकते हो, 3H2। A solution of PbCl2 in HCl
कंटेन पीबी एंड क्लोराइड आयन। बेटा कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, ये पॉसिबल नहीं है। द रिएक्शन ऑफ PB3O4 एंड विद द हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज गिव PbO2 इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। अगर PB3O4 की रिएक्शन किससे कराते हो आप? डाइल्यूट HNO3 से कराते हो। आगे रिएक्शन दे भी रखी है, देख लेते हैं। ये रिएक्शन दे रखी, देखो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट PbO3 में कौन सी है? PbO प्लस PbO2 है, +2 +4। तो यहां इसमें ये है, तो यहां क्या जा रहा है? +2 और यहां क्या? +4। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम टू सेम मिल रही है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है अपने पास। तो अपना आंसर इसमें आएगा A एंड B आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। हेलो दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। तो पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड में हमारे पास जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया हुआ है वो ये वाला आया है, द स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड इज गिवन बिलो। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी कंसेप्ट होता है इसका, पर ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है कि पता नहीं क्या होगा। तो मैं इस क्वेश्चन का एक की कंसेप्ट आपको देके जाऊंगा यहाँ पे, वो समझना आपको क्या मतलब है कि आपको एक यहां पे पेप्टाइड दिया हुआ है, पेप्टाइड लिंकेज आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे पेप्टाइड लिंकेज है, ये वाला पेप्टाइड लिंकेज है, 2 पेप्टाइड लिंकेज हैं, इसका मतलब 2 पेप्टाइड लिंकेज का मतलब 3 एमिनो एसिड, दिस इज ट्राइपेप्टाइड। पहले तो ये सुनो, ये क्या है? ट्राइपेप्टाइड, ये ट्राइपेप्टाइड है और ट्राइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड लिंकेज होते हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट हम बना लेते हैं, क्या है? इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड, pH2 पे इस पे क्या चार्ज आएगा, pH6 पे इस पे क्या चार्ज आएगा, pH11 पे क्या चार्ज आएगा, फिर Z1 Z2 एंड Z3 है ना, रेस्पेक्टिवली द व्हाट इज Z1 Z2 Z3 मोड में बताना है, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल सा हम अप्रोच करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो पहले हम इस क्वेश्चन का कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का। एक सिंपल जो एमिनो एसिड होता है ये वाला होता है और ये ज्विट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, RCH NH3+ और ये CO-। और वो pH जिस पर वो pH या वो पॉइंट जहां पे ज्विट्रा आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, हम उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उस कंडीशन में ना ये कैथोड की तरफ मूव करेगा ना एनोड की तरफ मूव करेगा। न्यूट्रल एमिनो एसिड के लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 5.5 to 6 के बीच वेरी करता है और जो बेसिक एमिनो एसिड है उनके लिए 10 के क्लोज जाता है और जो एसिडिक एमिनो एसिड उनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 3 के क्लोज आता है और ये मैंने लिखा है किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। तो बात को आप समझे ऐसे कि इस पीएच पे न्यूट्रल मतलब ये वो पीएच है, बेसिक एमिनो एसिड है तो 10 के आसपास की पीएच पे वो ज्विट्रायनिक फॉर्म में रहेगा। एसिडिक एमिनो एसिड 3 के आसपास पीएच पे ज्विट्रायनिक फॉर्म में रहेगा। न्यूट्रल एमिनो एसिड 5.5 to 6 पीएच के आसपास वो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, मतलब ज्विट्राइन फॉर्म उसकी मैक्सिमम रहेगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको दिया हुआ है, एक ट्राइपेप्टाइड दिया हुआ है, हमें बोला pH2। pH2 का मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया? ये जो एमिनो एसिड है वो जितने भी एमिनो एसिड हमें यहां दिए हुए हैं वो एमिनो एसिड कैसे हैं वो आप देख सकते हो। हाईली एसिडिक, pH2 का मतलब हाईली एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, तो जो दोनों NH2 है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? NH3+ में। अगर आपने pH2 पे इसको डाला तो pH2 का मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया? हाईली एसिडिक। तो ये H+ सप्लाई करेगा और H ये भी ले लेगा और H ये वाला NH2 भी H ले लेगा, तो NH2 कन्वर्ट हो जाएंगे NH3+ में, मतलब Z1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2। pH6 पे क्या होगा? pH6 पे मैंने बोला ज्विट्रायनिक फॉर्म में रहेगा, तो COH तो कन्वर्ट हो जाएगा CO- में। भाई इसके लिए तो वो pH हो गई बेसिक,
और NH2 कन्वर्ट हो जाएंगे NH3 में, क्योंकि जब दो पे ही हो रहे हैं तो वहां पे हो ही जाएंगे। तो COH कन्वर्ट हो जाएगा CO माइनस में और NH2 कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस में। तो जितना दो COH ग्रुप है इन पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, दो NH2 इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जो Z2 की वैल्यू क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। Z2 की वैल्यू आ जाएगी 0। pH 11 का मतलब हाईली बेसिक। वापस सुन लें, जब आपने pH 2 रखा तो ये बेस की तरह काम करेगा, सॉल्यूशन से H प्लस डालेगा, दोनों H3 प्लस हो जाएंगे, NH3 प्लस हो जाएंगे, तो +2 चार्ज जनरेट हो जाएगा। pH 6 पे COH ग्रुप CO माइनस में कन्वर्ट होगा, NH2 ग्रुप NH3 प्लस में, तो दो NH2 NH3 प्लस में जाएंगे और दो COH CO माइनस में जाएंगे, ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा? 0। अब pH 11 हाईली बेसिक हो गया। हाईली बेसिक हो गया तो हाईली बेसिक में COH ग्रुप CO माइनस में जाएंगे और फिनोल, ये जो फिनोलिक ग्रुप है ये भी किस में जाएगा? फिनोक्साइड में जाएगा, क्योंकि फिनोल का जो pK वैल्यू है वो 10 के क्लोज होता है और हमने 10 से ज्यादा pH दी हुई है, तो यहां -3 चार्ज आएगा। अब Z1 आपके पास है 2, Z2 आपके पास है 0, Z3 आपके पास है 3, तो टोटल जो आएगा वो कितना आएगा? 5। इंटीजर क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटीजर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O2, ठीक है, रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है? रोटेट करता है। इसका मतलब ये कंपाउंड हमें कैसा बनाना है भैया? ऑप्टिकल एक्टिव बनाना है। ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। और बोल रहा है इट प्रोड्यूस पिंक कलर विथ FeCl3। ये कौन से ग्रुप का टेस्ट है? फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट है। फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर, पॉसिबल आइसोमर पूछे हैं तो पॉसिबल आइसोमर का मतलब हमें स्ट्रक्चर भी कंसीडर करनी है और स्टीरियो भी कंसीडर करनी है, दोनों कंसीडर करनी है फॉर दिस कंपाउंड। तो देखो फिनोल तो होगा ही होगा, ये वाला ग्रुप तो होगा ही होगा, फिनोलिक ग्रुप तो होगा ही होगा, बट हमें कार्बन दिए हुए हैं 8, इसमें कार्बन आए अपने पास 6, तो बाकी जो 2 कार्बन है ना, इसमें कोई अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आई है, कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ है, तो वो 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन आपको इस तरह से अरेंज करने हैं कि कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरेट हो जाए। तो वो जो दूसरा ग्रुप है वो यहां आके लगेगा, यहां लग सकता है, वो दूसरा ग्रुप जो है वो यहां पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, या फिर वो जो ग्रुप रिमेनिंग जो ग्रुप है वो यहां पे इंट्रोड्यूस हो सकता है। अभी ये जो कंपाउंड है अपने पास, इसमें 6 तो कार्बन आ गए, 1 हाइड्रोजन यहां पे है, 1 हाइड्रोजन यहां पे है, 1 यहां पे है, 1 यहां पे है, 5 इसमें हाइड्रोजन आ गई और ऑक्सीजन आ गई। फॉर्मूला हमें दिया हुआ है C8H10 और ये O2, तो ये निकालूंगा तो पीछे बचेगा क्या? C2H और यहां पे हाइड्रोजन बच जाएंगे अपने पास 5 और 1 ऑक्सीजन बच जाएगा, C2H5O बनेगा। अब C2H5O को मैं कैसे लिख सकता हूं? CH3CHOH ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH2OH और CH2 ऐसे भी लिख सकता हूं। बट अगर मैं ऐसे इसको लगाऊंगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनेगा, तो इसकी बात नहीं हो पाएगी। तो मतलब ये वाला ग्रुप ही है, फिर इसको एक बार यहां लगाएंगे, इसको एक बार यहां लगाएंगे और इसको एक बार यहां लगाएंगे, तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर आइसोमर आएंगे। और वो 3 कौन से आएंगे? देखिए DU से भी कर सकते हैं, DU 4 आएगा, पॉजिटिव है, ये यहां पे 10 है, तो यहां पे ये वाला पहला यहां लगाया तो ये कार्य सेंटर बन गया, इसके 2 बनेंगे D और L या फिर R और S, तो 2 इसके बन गए। यहां लगाया तो यहां कार्य सेंटर हो गया, एक बार ऑर्थो पे लगाया, एक बार मेटा पे लगाया, तो इसके भी 2 बन गए D और L या फिर R और S। यहां लगाया तो भी कार्य सेंटर बन गया, तो इसके भी 2 बन गए R और S। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 6, जिनमें से 3 तो क्या है? स्ट्रक्चर आइसोमर है,
और 3 जो है वो है स्टीरियो आइसोमर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है सेक्शन 2 है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पे 1 और मोर देन 1 यहां पे आंसर आएगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये क्वेश्चन है जीओसी से। किससे? जीओसी से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और बोला है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो करते हैं बात की क्वेश्चन को। यहां बात करते हैं कि द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो देखो इसके लॉन पे रेजोनेंस में है, यहां रेजोनेंस लेस रेजो, यहां लेस रेजो है। क्यों है लेस रेजो? ड्यू टू सर इफेक्ट। रेजोनेंस इनहिबिशन हुआ है यहां पे, ये H और ये H यहां पे रिपल्सन हो रहा है, इसलिए यहां रेजोनेंस इनहिबिशन हुआ है। NH2 ग्रुप है तो रेजोनेंस डिस्टर्ब नहीं होता है। यहां भी क्या है? रेजोनेंस है, रेजो। यहां पे वेरी लेस रेजो या फिर रेजो का मतलब रेजोनेंस। रेजो यहां पे क्या हो गया? एब्सेंट हो गया है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में यहां स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो ये लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन होंगे, रिंग के साथ डीलोकलाइज नहीं होंगे। अब बोल रहा है बेसिसिटी का मतलब होता है लोन पेयर डोनर स्पीसीज। जिसका लोन पेयर जितना कम डीलोकलाइज होगा, जिसका लोन पेयर जितना कम रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, इसमें एक इफेक्ट आया है, वो आया है SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। इसमें सॉरी, इसमें SIP इसमें आया है। ठीक है, तो बेसिसिटी क्या सेकंड की सबसे ज्यादा है? ना, सेकंड की नहीं है। बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? फोर्थ की बेसिसिटी ज्यादा है, मोस्ट बेसिक। क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना, इनको हम बोल सकते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। कौन से बोल सकते हैं? लोकलाइज्ड लोन पेयर। रेजोनेंस यहां नहीं हुआ, प्रोटॉन को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए फोर्थ यहां सबसे ज्यादा बेसिक है। तो ये तो गलत हो गया, ऑर्डर सही नहीं है। बेसिसिटी का सही ऑर्डर लगाऊंगा तो फोर्थ सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा, और सबसे कम कौन सा आएगा? थर्ड। SIP आता है, वहां पे वो क्या होता है? लीस्ट बेसिक होता है। -R भी देख सकते हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर। फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इज मोर देन दैट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। क्या बात सही है? नहीं, गलत बात है, क्योंकि यहां डिफरेंस ज्यादा आएगा। यहां तो रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी बेसिसिटी में। बट इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, या बहुत कम हो रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक हो गया, तो डिफरेंस ज्यादा यहां पे आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड देन फोर्थ। जी हां, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है कंपेरेटिव टू फोर्थ, ये सही बात है। स्टेरिक इफेक्ट मेक कंपाउंड फोर्थ इज मोस्ट बेसिक देन थर्ड। जी हां, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन इसके सी और डी सही है। आगे डिटेल से सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो देख लो, द करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ मैंने बोला ये वाला आएगा। फोर्थ इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ड्यू टू सर इफेक्ट। थर्ड इज वीकेस्ट बेस ड्यू टू -M ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है एंड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सेकंड इज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट। जी हां, सेकंड ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर ये फर्स्ट, सिंस थर्ड इज टर्सरी एंड प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। फोर्थ इज फाउंड टू बी 40,000 टाइम्स मोर बेसिक देन थर्ड, while first and second different very little in basic strength due to sir effect in fourth group. Both NO2 and NCH3 will be out of the plane, hence resonance effect is more in third and fourth. तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सी और डी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीक्वेंस का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। बोला हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, और आपको बताना है कि क्या यहां पे बनने वाला है, और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। देखो ये जो कंपाउंड है ना,
ये PtH2 के साथ रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड बना रहा है। रिंग एजिटाई ये रिंग है। अब अगर मैं C9H12 का DU निकालूं तो C9 पे हमारे पास आना चाहिए H20। गिवन कंपाउंड में है C9H12 है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया? 8 का। 2 से डिवाइडेड कर देंगे 4, मतलब DU जो है वो कितना है? इसमें 4 DU है, 4 DU। आपको जो हो सकता है आप अलग फॉर्मूले से निकाल रहे हो, जिस भी फॉर्मूले से निकालो आप DU निकालो, उसको 4 DU है, जिसमें से 1 DU तो कांस्टेंट रह गया। इसका मतलब PtH2 ने फिनिश कितने DU को फिनिश किया है? 3 DU को फिनिश किया है। अब दूसरी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो नहीं सकती, तो इसका मतलब यहां पे यहां से यहां आया है, तो इसके कितने मोल कंज्यूम्ड हुए हैं? 3 H2 के मोल कंज्यूम्ड हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है? 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है भैया। तो NaNH2 यहां पे हमें दिया हुआ है और NaNH2 ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्ट करता है, एसिड बेस इंटरेक्शन होता है। इसका मतलब इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम क्वेश्चन को डिटेल से सोल्व करते हैं। देखिए आप इधर ये वाला कंपाउंड है अपने पास H2PDC, इसके साथ हमने रिडक्शन करवाया। देखो ये वाला कंपाउंड, और अगर मैं इस पे H2PT डालूं तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। डबल बॉन्ड का रिडक्शन भी हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 है, 1 2 3, ये वाला बनेगा H2PT से। और यही कंपाउंड अपने वाला है, ये वाला कंपाउंड ही है, ये C9H12 है, और इससे हमारे पास ये बना है। अब इसकी रिएक्शन देखो कैसे करवाई है। इसकी रिएक्शन करवाई है H2PDC क्विनोलोन, तो ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन होगा डबल बॉन्ड में। ये वाला कंपाउंड बनने वाला है। डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये कौन सा कैटेलिस्ट है बोलो? लिंडलार कैटेलिस्ट है, तो ये बनेगा। फिर केमोनोफोर से हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तो यहां से भी टूटेगा और यहां से भी टूटेगा, और फाइनली ये बनेगा। ये वाला कंपाउंड क्या बन गया? ऑप्टिकल एक्टिव बन गया, ऑप्टिकल एक्टिव बन गया। दूसरा Na लिक्विड NH3, ये जो H है इस H को हटाएगा तो यहां पे आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन कराइए PHCOCH3, ये यहां अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, और ये वाला बन जाएगा। फिर H+ से यहां H2O बाहर होगा, और ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन यहां पे H2 बाहर होकर ये वाला बनाएगा। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है देखें, क्या P ये है, क्या P ये कंपाउंड है, या फिर P ये है? इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस कंडीशन को दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। इससे दोनों से यही बनेगा, इससे ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। बट यहां पे जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ये जब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो इस पे मैंने पहले डाला अक्स रिएजेंट, डाला मैंने लिंडलार कैटेलिस्ट डाला, क्या डाला? H2PDC डाला, ये वाला PDC क्विनोलिन, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ये डालूं, B जो है ये अक्स रिएजेंट है, ये PDC, ये सही है। अगर मैं ये डालूं तो ये बन जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन कराऊं यहां से और यहां से, तो देखो इधर क्या बनेगा, इधर बन गया COH, इधर आपके पास बन गया यहां भी COH, और यहां भी बन गया COH। तो यहां ये कायरल सेंटर नहीं आया, ये ऑप्टिकल कैसा बन रहा है? इनएक्टिव बन रहा है। और हमसे बोला है कि कंपाउंड कैसा बनना चाहिए? एक्टिव बनना चाहिए। तो ये P नहीं हो सकता, P ये वाला होगा, इससे बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव। B ये सही है, अक्स रिएजेंट ये सही है, ठीक है। क्या D ये वाला बना है? D देख ले,
डी अपने पास ये वाला कंपाउंड बना है, तो ये वाला नहीं बना, तो ये गलत हो गया। तो यहां पे इससे ऑप्टिकली एक्टिव बना क्या अपने पास? ऑप्टिकली एक्टिव ये वाला बी और सी, ये वाला इससे बन रहा है ऑप्टिकली एक्टिव, इससे ऑप्टिकली एक्टिव बना है ये वाला। देखो ये वाला कायरल सेंटर बन रहा है, और इससे जो बनेगा ना वो बनेगा ऑप्टिकल। इसका पहले मैं करवाऊंगा तो पहले बनेगा ये वाला बनेगा, और इसका मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो फिर मेरे पास ऑप्टिकल इनएक्टिव बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव बनेगा। ठीक है, और ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि यहां कायरल सेंटर आ गया है। तो इनको चूज करते हुए अगर ऑप्शन चाहेंगे तो ऑप्शन जो आएगा अपने पास बी और सी आंसर आएगा। ठीक है, ये था पेपर सेकंड के ऑर्गेनिक क्वेश्चन जो आए हुए थे। ओके, थैंक यू।